तो क्या है बेटे, आई हैव द असाइनमेंट। इसके बॉटम पे देखो आप, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? सॉल्व टू क्वेश्चंस। और क्या आपको इन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देना आता है या नहीं? अगर आपको लगता है या आता है, तब आपको क्लास में बेसिक समझ आ गया। अगर नहीं तो फिर मेरे को बताना होगा। ठीक है? मैं किसी भी बच्चे से माइक पर आके ये नहीं पूछूंगा कि मेरे को बताओ, लेकिन मेरे को एक इंडिकेशन दो हाथ खड़ा करके, कितने बच्चे सोचते हैं कि वो सब्जेक्ट क्वेश्चन 1 और 2 का आंसर दे सकते हैं? शाबाश, रेज योर हैंड। मैं बुलाऊंगा नहीं किसी भी बच्चे को, ये भी प्रॉमिस है। कितने बच्चों को लगता है, ऑनेस्टली जो हाथ खड़ा करो, जिनको लगता है कि हाँ मेरे को 100% आते हैं? 100%। नो बडी इज रेजिंग दैट। इसका मतलब बेटे कॉन्फिडेंस डाउन है, तो मेरे को फिर बेसिक पहले थोड़ा बताना पड़ेगा, तभी हम असाइनमेंट पे वापस आए। शाबाश। लेट्स टॉक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर मोमेंटम। राइट डाउन एवरीबॉडी, लीनियर मोमेंटम। टॉपिक नेम इज लीनियर मोमेंटम। टीचर नेम यू ऑलरेडी नो, धीरज वशिष्ठ। अब बच्चे मैं एक बात सुन लो, जो बच्चा ध्यान से मेरे टॉपिक सुनेगा, मैं उसको प्रॉमिस करता हूँ, उसको ये सारा आ जाएगा, चाहे उसने पहले नाम भी ना सुना हो। आई प्रॉमिस। लेकिन ध्यान से सुनना, बस अटेंशन मत बिगड़ने देना, फोकस को टॉप लेवल पे रखना। नंबर 1 पे देखो, हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम की। इसको स्मॉल पी लेटर से लिखते हैं बच्चे, ये इसका सिंबल हो गया। ओके, साथ के साथ याद भी करते जाना। दूसरी बात बेटे, इसकी इंटरनेशनल यूनिट अगर कोई बच्चा मेरे से पूछ ले, तो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इसका क्या है, ये एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, दोनों चीजें हैं इसका। तीसरी बात ये क्या हो गया बेटे, इसका जो सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट वो है, यानी कि जो कम देशों में चलता है। सीजीएस यूनिट चलता है लगभग 30-32 देशों में। ऐसा ही यूनिट चलता है मोर देन 100 कंट्रीज। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। अगली बात देखो बेटे, अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो याद रखना, अगर कभी नेट लीनियर मोमेंटम निकालना हो, और P1 लीनियर मोमेंटम और P2 लीनियर मोमेंटम को ऐड करना पड़ जाए अगर, या P3 भी करना पड़ जाए, तो वेक्टर एडिशन के फार्मूले लगेंगे, सिंपल अलजेब्रा के फार्मूले नहीं लगेंगे। ऐसे नहीं है कि P1 की वैल्यू 10 है और P2 की वैल्यू 20 है और आप 30 बना दो टोटल को, नेट को 30, ऐसे नहीं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगेगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी। अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन। चौथी बात, कभी कभी किताबें लीनियर मोमेंटम को अकेला मोमेंटम से भी लिखती हैं, उसका भी सेम मतलब होता है। पांचवी बात, अब इसका मीनिंग समझते हैं हम, ये होता क्या है। इसका मीनिंग, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम है, उसको आपने बोलना है क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन किसमें बेटे? इन ए मूविंग बॉडी। किसी मूविंग बॉडी में कितना मोशन समाया हुआ है, उसको बोलना आपने लीनियर मोमेंट। यहां से कोई बच्चा मेरे से पूछे, सर आपने बोला मोशन इन ए मूविंग बॉडी, इसका मतलब ये करेक्टर मूविंग बॉडी का है, अगर बॉडी रेस्टेड होएगी तो मैं चुपचाप से लीनियर मोमेंटम 0 लिख दूं? बिल्कुल।
ये भी हम इसको बेटर कर देते हैं। अगर कोई लीनियर मोमेंटम आपसे पूछ ले और वो भी रेस्टेड बॉडी का पूछ ले, रेस्टेड बॉडी जो अपनी जगह से नहीं हिल रही, तो आप एकदम से 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। रेस्टेड बॉडी का लीनियर मोमेंटम होता है। अगली बात, सर ये लीनियर मोमेंटम जो होता है, ये ज्यादा होता है या कम होता है, या होता क्या है मैथमेटिकली, फार्मूला वाइज? डेफिनेशन तो आपने बता दी, लेकिन फार्मूला भी तो समझाओ। तो फार्मूला समझाने से पहले मैं एक बात बता दूं, अगर कोई ऐसी बॉडी हो जिसका मास ज्यादा हो, तो लीनियर मोमेंटम भी ज्यादा होता है। मोर द मास ऑफ द मूविंग बॉडी, मोर विल बी इट्स लीनियर मोमेंटम। मतलब अगर मैंने एक ये बॉडी बनाई, ये भी मूव कर रही है, उतनी ही वेलोसिटी से कम मास वाली बॉडी मूव कर रही है, जो ऊपर बॉडी बताई है मैंने, उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगा। एक और बात देखो, अगर मैंने दो बॉडीज ले ली, दोनों के मास बराबर हैं, दोनों के मास बराबर हैं, तो जो बॉडी हायर वेलोसिटी से चलेगी उसका मोमेंटम ज्यादा होगा। तो आप कह सकते हो, मोर द वेलोसिटी, मोर द वेलोसिटी of the body moving in straight line, better will be its linear momentum। और ऊपर क्या बताया था, more the mass larger will be the linear momentum। अब इतनी बात बताने के बाद एक नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट देखो। ये लीनियर मोमेंटम को साइंटिस्ट कहते हैं आपने ऐसे निकालना है, मास ऑफ द मूविंग बॉडी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉडी। ये उन्होंने बेसिक फार्मूला बताया, जो मैं आपके सामने लिख दिया। और आप सभी को पता है कि इसमें वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। जब दो सिंबल्स में से एक भी वेक्टर हो जाए, तो आंसर वाला सिंबल भी वेक्टर हो जाता है। इसका मतलब बच्चा कहेगा, सर क्योंकि लीनियर मोमेंटम को जो डायरेक्शन का गुण है वो वेलोसिटी देती है, आपने वेक्टर एरो भी लगाया ऊपर, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। आंसर इज यस। यानी नेक्स्ट लर्निंग पॉइंट क्या है, लीनियर मोमेंटम एंड वेलोसिटी हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। गॉट इट? एक बच्चा कहता है, क्या सर आपने इसी फार्मूले से हमें बताया कि जितना मास ज्यादा होगा उतना ही लीनियर? यस, उतना ही लीनियर मोमेंटम ज्यादा, जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी उतनी लीनियर मोमेंटम ज्यादा होगी। यस। और इसको चेक करने का अच्छा तरीका है, जो बॉडी मेरी तरफ आ रही है, अगर उसको रोकने के लिए मेरे को ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है, तो उसका लीनियर मोमेंटम ज्यादा है। एग्जाम्पल, एक बच्चा उधर खड़ा है, एक बच्चा उधर खड़ा है, दोनों बच्चों ने मेरी तरफ बॉल फेंकी। एक बच्चा क्रिकेट की बॉल फेंकता है, एक बच्चा टेबल टेनिस की बॉल फेंकता है, लेकिन बराबर की वेलोसिटी रखता है, वेलोसिटी बराबर की। तब अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर भी हो, तब भी आपको अच्छे से पता है क्रिकेट की बॉल को रोकना मुश्किल है, टेबल टेनिस को आसान है, क्योंकि क्रिकेट की बॉल का मास ज्यादा है। इसीलिए टीचर ने बोला, मोर दी मास बेटर इज द लीनियर मोमेंट। जब मैं किसी बॉडी को रोकता हूं, तो मैं उसके लीनियर मोमेंटम को जीरो पे लेके रखता हूं, क्योंकि रेस्टेड बॉडी का लीनियर मोमेंटम जीरो होता है। तो जिसका पहले ही ज्यादा होगा, उसका जीरो लाने के लिए मेरे को ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है, इफ क्रिकेट बॉल एंड टेबल टेनिस बॉल आर कमिंग विद सेम वेलोसिटी टुवर्ड्स मी, आई कैन से क्रिकेट बॉल हैज हायर लीनियर मोमेंटम। और देखो, अब दूसरी तरफ देखते हैं। हम मान लो एक बच्चा यहां खड़ा है, एक बच्चा यहां खड़ा है, ये दोनों के दोनों क्रिकेट की बॉल मेरी तरफ फेंकते हैं, क्रिकेट की। लेकिन ये बच्चा तेजी से फेंकता है, ये बच्चा स्लो फेंकता है। तो अब दोनों के मास बराबर कर दिए, दोनों बोले आई, मैंने दोनों को रोकना है, रोक के दोनों का लीनियर मोमेंटम जीरो करना है। रेस्टेड बॉडी का लीनियर मोमेंटम जीरो होता है। तो आपको अच्छी से पता है कि जो स्लो बॉडी होगी उसको मैं जल्दी रोक लूंगा कम एफर्ट से, जो तेज होगी उसको मैं ज्यादा मुश्किल से रोक पाऊंगा। इसीलिए टीचर ने बोला, मोर दी वेलोसिटी हायर इज द लीनियर। ठीक है? तो अब इस ये जो चीज आपको टीचर ने समझाई, इसके ऊपर आपने ग्राफ याद रखना है।
कि लीनियर मोमेंटम उतना ही ज्यादा होता है जितना किसी बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा होता है। और इसका ग्राफ आएगा दोनों का, इसका ग्राफ आएगा बेटे, ऐसा ग्राफ आएगा, इसको बोलते हैं लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। लेकिन इसकी कंडीशन याद रखनी है, अगर मास कांस्टेंट रहे, मास रिमेन्स कांस्टेंट, तब है ये ग्राफ। इसी तरह आपने एक दूसरा ग्राफ याद रखना है कि इधर मोमेंटम ले लूं, इधर मास ले लूं, इन दोनों में जो ग्राफ याद आएगा बैठेगा, उस ग्राफ का जो ऐसे शेप होएगा, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये ग्राफ तभी आएगा, याद रखना, अगर बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट रखा जाए, इज कांस्टेंट। तो आप कहोगे सर इसका मतलब आपने हमें उल्टा कर दिया, इधर मास कांस्टेंट कर दिया, वेलोसिटी में ग्राफ है, और इधर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी, मास और लीनियर मोमेंटम में ग्राफ। जिन बच्चों को लीनियर मोमेंटम के ये बेसिक सारे फीचर समझ आ गए हैं, वो बच्चे राइट हैंड खड़ा करेंगे। जिनको किसी में डाउट है, वो लेफ्ट हैंड खड़ा करेंगे। शाबाश। हैव यू अंडरस्टूड इट? राइट हैंड तब खड़ा करना अगर आपको समझ आ गया। बेटे देखो, जो बच्चे दोनों हाथ नहीं खड़ा करते, मैं उनको बैठने नहीं दूंगा क्लास में। अच्छी तरह देख रहा हूँ एक एक बच्चे, एक हाथ खड़ा करना ही। समझ आ गया तो राइट हैंड, नहीं समझ आ गया तो लेफ्ट हैंड। ओके, शाबाश। अब एक बात और, बच्चे आपकी कन्वीनियंस के लिए टीचर क्या कर रहे हैं, देखो इतने सारे पॉइंट है, कई बार बच्चा ना शर्म फील करता है, तो मैं क्या करता हूँ, इनके ऊपर सीरियल लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पॉइंट बताया टीचर ने। जौन सा सीरियल आपको नहीं समझ आया, हल्का फुल्का डाउट है, उसका सीरियल नंबर खड़ा कर बता दो। अगर बैठे बैठे बताना चाहते हैं, कोई बच्चा ऐसे बता सकता है, जैसे एक बच्चे ने ऐसे खड़ा कर दी, 5 + 1 6। 6 का मतलब है उसको 6th पॉइंट क्लियर नहीं है, मैं उसको दोबारा बताऊंगा। शाबाश। रेज योर फिंगर। 11 पॉइंटों में से कौन सा आपको नहीं समझ आएगा, यू यू कैन रेज इक्वल नंबर ऑफ फिंगर्स। एक मौका देता हूं आपको, चेक कर लो, फटाफट चेक कर लो। बैठे बैठे बताना है आपने, कोई माइक पे नहीं आना, कोई कुछ नहीं। जो नहीं समझ आया उतनी फिंगर्स खड़ी कर दो। शाबाश। मेरे बच्चे काफी देर टाइम देने के बावजूद भी कोई फिंगर नहीं खड़ी कर रहे, इसका मतलब है भगवान ने आपको बहुत अच्छा ब्रेन दिया है, आपको समझ आ गया। मैं इसको अब स्टोर कर लेता हूं, ठीक है। अब मैं अपने बच्चों को एक दूसरा पॉइंट समझाने लगा हूं। शाबाश। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लिख लो सारे बच्चे के, हेडिंग में नहीं लिखते फिर पछताओगे आप, देखो। क्योंकि टीचर ने बहुत सारी किताबें पढ़ी होती हैं, 20-25 किताबें, और वो उसमें से हर पॉइंट को बहुत कम करके बताता है, कम शब्दों में। किताबें पढ़ोगे तो जो मैंने पीछे कराया आपको, उसको सीखने के लिए आपको किताबों के 7 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे कम से कम, वो भी अगर अच्छी किताब होगी तो। अभी इधर देखो, इसको मैं समझाने लगा। सभी बच्चे वेरी अटेंटिव। आपसे मैंने कंडीशन मांगी थी कि फोकस नहीं हिलना चाहिए शुरू में लेक्चर के। वेरी गुड। लो बेटे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, जो कंजर्वेशन वर्ड है, ये इंग्लिश के कंजर्व वर्ड से बना है। कंजर्व वर्ड, जैसे छोटी क्लासों में आप वर्ड पढ़ते थे, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, हम अपने जंगलों को सुरक्षित रखेंगे, जो चीज जितनी है उतनी ही रखेंगे, कायम रखेंगे, तो वहां से कंजर्वेशन बना। पहली बात। दूसरी बात बेटे, दूसरी बात, इसको समझने के लिए पहले आपको मैथ का एक पॉइंट पढ़ना समझना पड़ेगा। मैथ का फर्स्ट लर्निंग पॉइंट क्या होता है बेटे, आपको मैं फार्मूला सिखाया हुआ है डिफरेंशिएशन में,
डी डी एक्स ऑफ प्योर कांस्टेंट। प्योर कांस्टेंट, जो चीज ना बढ़े ना घटे, उसको प्योर कांस्टेंट बोलते हैं। कोई बच्चा बता सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ प्योर कांस्टेंट इज इक्वल टू कितना होता है? मैथ का फार्मूला। बेटे नॉन मेडिकल को तो जरूरी बताना चाहिए। प्योर कांस्टेंट, जैसे मैं इसकी जगह पाई लिख दूं या एवोगाड्रो नंबर लिख दूं, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ प्योर कांस्टेंट? माइक पे आके कोई बच्चा बोल सकता है क्या? कमाल है। नॉन मेडिकल में एक बच्चा है एकमप्रीत कौर, आ जाओ बेटा माइक पे आ जाओ। एकमप्रीत, नॉन मेडिकल। सर नहीं है ओके कोई बात, चलो एबसेंट है बेटे। ये है, देखो आप बेसिक हिले हुए हैं आप बच्चे। ये जो इंग्लिश का वर्ड है ना डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, ये ये अब मैं मैथ क्या पढ़ाऊं? ये इंग्लिश के वर्ड डिफरेंस से बना है, डिफरेंस। इतना तो बताया ही होगा मैथ वाले टीचर। जिस चीज में डिफरेंस लाया जा सके उसी की डिफरेंशिएशन करी जा सकती, और जिसकी डिफरेंशिएशन करी जा सकती है उसी के डेरिवेटिव का आंसर नॉन जीरो आता है। अब यहां पर टीचर ने लिख दिया प्योर कांस्टेंट। प्योर कांस्टेंट का मतलब ये है जिसमें डिफरेंस ना लाया जा सके। मैं आपको बोलूं बेटे 7 में डिफरेंस लेकर आओ, आप कहोगे सर ले तो आएंगे 7 में डिफरेंस, लेकिन फिर आप इसको 7 नहीं कह सकते, कुछ और कहेंगे। तो फिर कांस्टेंट भी रखना है और डिफरेंस भी लाना है। मैं आपको बोलूं एवोगाड्रो नंबर में डिफरेंस लेकर आओ, आप कहोगे सर ले तो आएंगे पर आप एवोगाड्रो नंबर नहीं कह सकते। ये क्या बात हुई? जो चीज प्योर कांस्टेंट है उसमें डिफरेंस नहीं लाया जा सकता। जिसमें डिफरेंस ना लाया जा सके उसका डिफरेंशिएशन हो नहीं सकता। जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता उसका डेरिवेटिव नॉन जीरो नहीं आ सकता, हमेशा ही जीरो आएगा, हमेशा। एक बात ये थी मैथ की बात। अब हम चलते हैं फिजिक्स में। देखो ध्यान से, फिजिक्स, फिजिक्स में न्यूटन का सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? ध्यान से सुनो। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ये न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है। फिर से सुनो, डेरिवेट लीनियर मोमेंटम में कितना चेंज आया कितने टाइम के अंदर अंदर, इस ब्रैकेट को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स? जिस बॉडी के लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं उसके ऊपर लगाया जाने वाला फोर्स। ठीक है? तो बच्चा कहता है सर इस आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, इसका मतलब अगर मैं इधर फोर्स ले लूं और इधर डीपी बाय डीटी ले लूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि आपने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया है, तो क्या मैं बिना सोचे समझे इसका ग्राफ लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन लगा दूं? बिल्कुल लगा सकते हो। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हो और टोटल चीज इधर उठा लो टोटल चीज इधर उठा लो, आप लिख सकते हैं। दूसरी बात, दूसरी बात ध्यान से सुनना बेटे, दूसरी बात। अब न्यूटन ने देखा, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम में जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो वो निकला कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के। तीसरी बात, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की एसआई यूनिट में जो वैल्यू देखी गई इन एसआई सिस्टम, वो निकली बेटे 1। इसका मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ को अगर एसआई यूनिट में श्रिंक करके लिखा जाए तो वो इतना है। गॉट इट? के की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी। राइट? अब ध्यान से सुनना, अब जो मैं बात कहने लगा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिट डाउन बेटे। अब मान लो मैं आपको बोलूं एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, मैं मान लेट करता हूं, लेट, लेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0। किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया ही नहीं तो क्या होएगा? तब आप कहोगे सर इसको 0 पुट कर दो, देन डीपी बाय डीटी इज इक्वल टू 0। अब टीचर ने ये कंडीशनल 0 बनाया इसको।
कंडीशनल। लेकिन यहां देखो, अगर किसी चीज का डेरिवेटिव जीरो हो तो वो खुद क्या चीज होती है? बिल्कुल प्योर कांस्टेंट होती है। मैथ क्या कहता है? इसका मतलब इस जगह पर अगर लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो है, तो दूसरे शब्दों में मैथ की एग्जांपल लेके हम उसको कह सकते हैं, देयरफॉर लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू कांस्टेंट, चेंज नहीं करता। अब इस मैथ और फिजिक्स की दोनों सब्जेक्टों से निकाला हुआ रिजल्टेंट देखो। अगर मैं डायरेक्ट ये बोल दूं, किसी बॉडी के ऊपर लगाया गया एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो तो उसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, जितना होता है उतना ही रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। अब इसी चीज को अगर मैं इंग्लिश में बोल दूं तो वो बन जाएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर। क्या बोलूंगा? इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी remains zero, then linear momentum of the body remains constant। ठीक है? कितने बच्चों को ये मैथ और फिजिक्स से जो लिंक करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन टीचर ने समझाया है, पूरा समझ आ गया? रेज योर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। नहीं समझ आया तो लेफ्ट हैंड। जल्दी करो, इंडिकेशन देनी है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। लेट मी चेक, लेट मी चेक। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो पेपर में भी जब भी आपने लिखना है, इसी तरह से बना के लिखना है। अगर याद है, पहले मैथ के मुताबिक उसको बता दो कि उस चीज का डेरिवेटिव भाई जीरो होता है जो चीज कांस्टेंट हो। और हमने इधर ये न्यूटन का सेकंड लॉ लिया और उसमें इसको जीरो पुट करा, तो नेचुरली इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया। और मैथ कहता है जिसका डेरिवेटिव जीरो हो चुपचाप से उसको कांस्टेंट कर दो। और हमारा डीपी बाई डी डेरिवेटिव जीरो हो गया, इसीलिए हमने इस पी को, जो कि कांस्टेंट की जगह पर लिखा हुआ होना चाहिए, कांस्टेंट कर दिया। फिर इसकी डेफिनेशन बना दी, इफ एक्सटर्नल फोर्स रिमेन्स जीरो देन लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। सो सिंपल। अब देखते हैं कि बच्चों ने इसको याद करते करते कहीं पुराना तो नहीं भूल गए? ये तो नहीं भूल गए बेटे कहीं? सारा याद रखना है एट ए टाइम, तभी असाइनमेंट होएगी। अब जी, अब हम चलते हैं आगे बेटे। शाबाश। एक कॉन्सेप्ट मैं अपने बच्चों को और कराऊंगा, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। शाबाश। कौन बच्चा क्लास में ऐसा है जो मेरे को इम्पल्स की सिर्फ डेफिनेशन बता सके? ओनली डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन भी ना बता पाए तो आपको कुछ नहीं पता। फिर सिर्फ डेफिनेशन। नॉन मेडिकल में कोई बच्चा बेटे हौसले वाला बच्चा हो, मेडिकल में कोई हौसले वाला बच्चा हो। ये तो मैं यकीन कर ही नहीं सकता कि इतने अच्छे ब्रेन वाले बच्चे हों और किसी को ना आता हो। असल में आपको कुछ कुछ बच्चों को बीच में आता है, लेकिन हौसला कम है माइक पे आने का। लीडरशिप क्वालिटीज थोड़ी सी कम है। क्योंकि अगर आपका ब्रेन अच्छा ना होता तो मैंने जो चीज समझाई वो भी ना समझ आती। आप एकदम से पकड़ लिया। देखा आपने कितने बच्चों के हाथ खड़े थे? तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है मेरे बच्चों में। ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोगों को ना आता हो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं। मेरे लिए आपकी क्लास बहुत छोटी है। मैं तो बड़ी बड़ी क्लासों को पढ़ाता हूँ। एमएससी के बच्चे भी पढ़ते हैं मेरे पास। तो आप इसको सुनो। शाबाश। इम्पल्स। टीचर ने पहले नंबर पे सिंबल बताया, कैपिटल जे के ऊपर वेक्टर लगाना। ठीक है? अगर इस वेक्टर को मैं हटा दूं तो वो सिंबल होता है जूल यूनिट का। जूल, JOUL, जूल जो एनर्जी की यूनिट होती है। लेकिन हमने वेक्टर लगाना है। तो पहला पॉइंट तो यही आ गया कि सर जो इंपल्स होता है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास डायरेक्शन भी होगी,
यानी कि ए एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही बच्चे। दूसरा बच्चा कहेगा सर इसका मतलब ये हुआ कि कभी मेरे को नेट इंपल्स निकालना हो तो J1 प्लस J2 ऐड करके सिंपल ऐड नहीं कर सकता, आई हैव टू अप्लाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बच्चे कहता है ठीक है सर समझ आ गया, लेकिन ये तो बताओ इंपल्स होता क्या है। अभी बताते हैं, पहले देसी बातें बता दे, हल्की हल्की बातें पहले खत्म कर दे। इसकी जो ऐसे यूनिट होती है वो होती है बेटे न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है जो कि 32 देशों में चलती है, और ऐसे यूनिट 100 से भी ज्यादा देशों में चलती हैं, ये होती है डाइन सेकंड, डाइन सेकंड। सभी बच्चे याद करेंगे कि इंपल्स में 1 न्यूटन सेकंड और 10⁵ डाइन सेकंड के बराबर होता है। जब भी आपने न्यूमेरिकल करने हैं तो न्यूटन सेकंड में डाटा पुट करना होगा जे का। अगली बात, अब इसको हम सीखते हैं कि ये है क्या। ध्यान से सुनना जरा, इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। देखो बच्चे, मान लो मेरे हाथ में ये क्रिकेट का बैट पकड़ा हुआ है, क्रिकेट का बैट, ठीक है, और इधर से ये बॉल आई, बॉल आई, ये बॉल मेरे बैट की तरफ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। ये मेरे बैट से, इधर से मैं बैट भी ला रहा हूं ऐसे, ये बैट से टच करी और मैंने शॉट लगाया और बॉल उधर चलेगी, बॉल उधर चले। अब ध्यान से सुना, जित अब जब टीचर बॉल के ऊपर शॉट लगाएगा तो बॉल और बैट का आपस में टच होना जरूरी है। जितनी देर के लिए ये बॉल और बैट आपस में टच में रहते हैं, बाद में तो बॉल चली जाएगी शॉट लगाने के बाद, थोड़ी देर के लिए टच में रहेंगे। जितनी भी ड्यूरेशन के लिए बॉल और बैट आपस में टच में रहेंगे उसको बोलते हैं टाइम ऑफ इंपैक्ट। क्या बोलते हैं बेटे? डेल्टा टी। इसको बोलते हैं टाइम ऑफ इंपैक्ट, टाइम ऑफ इंपैक्ट बोलते हैं बच्चे इसको। ये कौन कितनी टाइम ड्यूरेशन होती है? ये होती है जो बॉडी एक्शन कर रही है, जैसे बैट किसके ऊपर कर रही है? बॉल के ऊपर। दोनों आपस में कितनी देर के लिए टच में रहे, उस छोटे से टाइम ड्यूरेशन को टाइम ऑफ इंपैक्ट बोलते हैं। एक अगली बात, इसी में टीचर ने आपने ये बताया कि बैट ने बॉल के ऊपर जोर लगाया, जो बैट ने फोर्स लगाया उसको हम बोलते हैं एफ, कैपिटल एफ एरो, फोर्स अप्लाइड। आप कहोगे सर ये दोनों क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि इनकी मदद से ही मैं इंपल्स बता सकता हूं। आप ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैट ने कितना फोर्स लगाया बॉल के ऊपर और कितनी देर के लिए लगाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तब टोटल असर कितना आया बॉल के ऊपर वो सामने आ जाएगा। टोटल कितना असर आया बॉल के ऊपर, उसको इंपल्स बोलते हैं। यानी कि बच्चा कहेगा सर आपका मतलब ये हुआ इंपल्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स इनटू टाइम ऑफ इंपैक्ट। मैं कहूंगा बच्चे यस, यही इसका फार्मूला साइंटिस्टों ने बना के दिया। इंपल्स इज डिफाइंड एज क्या? कितना फोर्स लगाया, कितनी देर के लिए लगाया, बैट ने कितने जोर से शॉट लगाया और बैट कितनी देर के लिए बॉल के साथ टच में रहा। गॉट इट? तो इसको बोलते हैं इंपल्स, और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, टाइम की सेकंड, इसीलिए इंपल्स की यूनिट बनी न्यूटन सेकंड। गॉट इट? और सुनो बच्चे, शाबाश। अब एक बात और याद रखना कि कल को अगर मैं आपको यहां टाइम और यहां फोर्स दोनों में ग्राफ ड्रा करके दे दूं, मान लो वो ग्राफ ऐसे दे दिया मैंने, और आपसे मैं इंपल्स पूछ लूं, इंपल्स कितना है, तो आपने क्या करना है कि ये जो ग्राफ है
इसको टाइम एक्सिस की तरफ बंद कर देना है, टाइम एक्सिस की तरफ, फोर्स की तरफ नहीं, टाइम एक्सिस की तरफ। तो जितना भी ये ग्राफ आ गया उसका एरिया निकाल लो। आप कहोगे सर कैसे निकालेंगे एरिया? वही वेरी सिंपल, गौर से देखो, ये ट्रेपीजियम बन गया, दो लाइनें पैरेलल है, दो अनलाइन है। ट्रेपीजियम का एरिया का फार्मूला आपको आता है, ये प्री नर्सरी में सिखा देते हैं। या अगर किसी को ये फार्मूला नहीं आता तो फिर वो ये करेगा, सर पहले मैं ये रेड पोर्शन ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा, फिर उसमें ये मैं व्हाइट पोर्शन उसमें रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर दूंगा। बिल्कुल सही। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो जब भी ये इसका एरिया निकलेगा ना, याद रखना, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स टाइम ग्राफ, हमेशा जितना भी एरिया होगा वो इंपल्स देगा हमें, गिव्स अस इंपल्स। पर क्योंकि एरिया और इंपल्स की यूनिट तो अलग अलग होती है, इसलिए न्यूमेरिकली लिखना जरूरी होता है, न्यूमेरिकली। तो अगर ग्राफ से कभी इंपल्स निकालना हो तो ऐसे निकलता है। एक चीज और याद रखनी है बेटे, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट क्या है? मान लो अभी अभी जो मैंने आपको क्रिकेट बॉल की एग्जांपल ली थी, मान लो ये बैट से शॉट लगाने से पहले, अभी शॉट नहीं लगाया, तो बॉल जब इस बैट के पास पहुंचती है तब उसकी वेलोसिटी हमें पता है। ठीक है बेटे, आप सुन रहे हो? एम आई ऑडिबल? दोबारा बताऊंगा, योर अटेंशन प्लीज। मैंने आपको बोला कि अगर एक्सटर्नल फोर्स और टाइम, टाइम दोनों में ग्राफ आ जाए हमारे पास, और ये वाला ग्राफ दिया हो ऐसे, मान लो हमारे पास ये वाला ग्राफ दिया है जिसको टीचर ने ग्रीन कलर से मेंशन करा, ये ग्राफ दे दिया, तो आपने क्या करना है, ग्राफ को बंद कर देना है टाइम एक्सिस के ऊपर। जितना भी ये एरिया आएगा जिसको मैंने येलो कलर से दिखा रखा है, उसको मेंसुरेशन के फार्मूले लगा के वो एरिया निकाल लो। 10th क्लास में आपने करा था मेंसुरेशन, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रोम्बस, सब करे थे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लग जाएगा इस फार्मूले में। अगर ये ग्राफ ग्रीन लाइन ऐसे टेढ़ी ना होकर स्ट्रेट लाइन होती, स्ट्रेट लाइन ऐसे ऐसे पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तब रेक्टेंगल का फार्मूला लग जाता। तो जो भी उसने ग्राफ दिया हुआ है उसके सामने टाइम एक्सिस मार्क कर दो, तो ये एरिया निकलता है ना, एरिया, ये एरिया हमें इंपल्स देगा। एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स यू इंपल्स। बेटे नॉन मेडिकल के बच्चे ज्वाइन नहीं कर रहे, स्विच ऑन योर कैमरा। नॉन मेडिकल के बच्चे प्लीज ज्वाइन एट द अर्लीस्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, शाबाश, नॉन मेडिकल ज्वाइन नहीं कर रहा बेटे, कोई बच्चा सात वाली क्लास में जाए नॉन मेडिकल को। ज्वाइन किया है, उसकी वीडियो नहीं आ रही। अच्छा, उनका फोटो नहीं आ रहा। ओके, तो आई कैन प्रोसीड फर्दर। तो देखो बेटे, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि लीनियर मोमेंटम बॉल और बैट की एग्जांपल ली थी। फिर से देखो, मान लो, ध्यान से सुना, मान लो ये बैट है और ये बॉल इसकी तरफ आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। बैट से टच करने से पहले इस बॉल का कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, याद रहे मैं टच करने से पहले की बात कर रहा हूं, जस्ट बिफोर टचिंग द बैट, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे
तो लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड आ जाएगा। देखो, बॉल का मास और बॉल की वेलोसिटी बिफोर टचिंग द बैट, तो उसको बोलेंगे लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। एक्सटर्नल फोर्स कौन अप्लाई करता है? बैट करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज और देखो, मान लो इस बैट ने बॉल के ऊपर शॉट लगा दिया, बॉल इधर भागी। अब शॉट लगाने के जस्ट बाद उसकी वेलोसिटी चेंज होगी बॉल की। तो कितना मास और कितनी वेलोसिटी शॉट लगाने के बाद, उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये व्हाइट कलर वाला बन जाएगा। इसको हम लिखेंगे लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, आफ्टर एक्सटर्नल फोर्स। तो आप कह सकते हो सर, येलो वाला इनिशियल लीनियर मोमेंटम है और व्हाइट वाला फाइनल लीनियर मोमेंटम। मैं कहूंगा यस। अगर इन दोनों का बीच में से डिफरेंस कर दे माइनस, तब हमारे पास ग्रीन कलर वाला चेंज इन लीनियर मोमेंटम आ जाएगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और यहां क्या बताना चाहता है टीचर, हमेशा याद रखना, ये जो इंपल्स होता है ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। इंपल्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। एक नया फार्मूला होगा, एक फार्मूला, ग्राफ वाला दूसरा फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला, और बाकी सारी ये छोटी छोटी बातें। तीन तो फार्मूले बन गए। जिन बच्चों को इंपल्स का आर्टिकल समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड। जिनको नहीं समझ आया वो लेफ्ट हैंड। शाबाश। एक तरफ फैसला करना ही करना है बेटे। और चेक करूं तो कोई बच्चा, बहुत अच्छा, शाबाश। अब टीचर एक बार फिर से आपको मौका बता देते हैं। टीचर यहाँ पर अपना, बेटे ध्यान से देखो, मैं सीरियल नंबर लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5, इन दोनों को मिलाकर 6 7 8 9। 9 लर्निंग पॉइंटों में से जौन सा लर्निंग पॉइंट आपको नहीं समझ आया, उतनी फिंगर खड़ी कर लो। किसी बच्चे को फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट नहीं समझ आया तो वो ऐसे हाथ खड़ा कर दे। शाबाश, गोल्डन चांस, गोल्डन चांस। जिनको जौन सा पॉइंट नहीं समझ आया उतनी फिंगर रेज करो, विदाउट एनी शाई। गुड जॉब। इसका मतलब ये भी मेरे बच्चों को समझ आ गया। गॉट इट। अब हम असाइनमेंट कर सकते हैं बेटे। असाइनमेंट, प्लीज पुल आउट द असाइनमेंट, असाइनमेंट, असाइनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1, बेटे कोई बच्चा मेरे को पढ़ के सुनाएगा? एकमप्रीत कौर, एकमप्रीत, नॉन मेडिकल, एकम, एकम माइक पे आ जाओ, माइक ऑन करो, नॉन मेडिकल, माइक ऑन करो। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन, रीड दी फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी बच्चे भी पढ़ो अपने आप। बेटे आई एम स्टिल वेटिंग फॉर एकमप्रीत। एब्सेंट है सर। एब्सेंट सर, किसी और को बुलाओ। गुरलीन कौर आ जाओ, सिद्धू, गुरलीन कौर सिद्धू आ जाओ, जल्दी आ जाओ, पढ़ो बच्चे। शाबाश, फर्स्ट क्वेश्चन। A player kicks a 0.5 kg football and gives its velocity of 10 meters per second. Starting from rest, the contact between the force and ball lasts for 1.50 seconds. What is the force of impact? बहुत अच्छे। आपने देखा इस बच्चे का फ्लो कितना अच्छा था इंग्लिश का, वेरी नाइस। अब मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ बेटे। हमारे पास एक बॉल है, योर अटेंशन, एक बॉल है, इसको एक प्लेयर ने किक लगाई। ये एक प्लेयर है जो इसको किक लगाता है।
वो कहता है शुरू में ये बॉल रेस्ट पर थी, इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। कहता है जैसे ही मैंने इसको किक लगाई तो इसकी वेलोसिटी बन गई 10 मीटर पर सेकेंड, और फुटबॉल का मास दे रखा है हमें। कहता है जितनी देर के लिए मेरा पैर फुटबॉल से टच में रहा वो है 1/50 सेकेंड, यानी हमें टाइम ऑफ इम्पैक्ट भी बता रखा है। अब हमसे पूछता है कि मैंने इस बॉल के ऊपर कितना फोर्स लगाया, ये पूछ रहा है हमसे। कोई बच्चा जो इसको कर सके, एनी स्टूडेंट हु कैन डू इट, कितना फोर्स इस लड़के ने फुटबॉल पे लगाया, कैसे करोगे? आप देखो, मैं इसको ना ऐसे सॉल्व करता हूं जैसे मैं बच्चा हूं, मैं लेक्चरर नहीं हूं, टीचर नहीं हूं, इतना एक्सपीरियंस, मैं बच्चा हूं। सपोज करो सेल्फ टॉक, मैं पेपर में बैठा हूं, यार सर ने फोर्स पूछा है, फोर्स पूछा है, कैसे करूं कैसे करूं? फोर्स का फॉर्मूला तो मैं निकाल सकता हूं, टीचर ने सिखाया था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो मैं पुट कर दूंगा, लेकिन एक्सेलरेशन कैसे पुट करूंगा? तभी मेरे दिमाग में आएगा, टीचर ने सिखाया था एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। टाइम तो मैं पुट कर दूंगा, चेंज इन वेलोसिटी कैसे लेकर आऊं? तभी मेरे दिमाग में आएगा चेंज का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और मेरे पास तो फाइनल भी पड़ी है, मेरे पास तो इनिशियल वेलोसिटी भी पड़ी है। सारा प्रोसीजर समझ आ गया? फाइनल भी पुट कर देंगे यहाँ पर, इनिशियल भी पुट कर देंगे। जल्दी से सॉल्व करके दिखा दो फटाफट। डू योर सेल्फ, डू योर सेल्फ। सारा प्रोसीजर बता दिया मैंने। द करेक्ट ऑप्शन। पिकअप द करेक्ट ऑप्शन बेटे। बता ही नहीं रहे, कैलकुलेशंस करके आंसर बताओ। तो क्या मैं ये मानूं आपकी कैलकुलेशंस भी पुअर हैं, या निकाल दोगे? सॉल्व भी नहीं कर रहे कोई बच्चा, क्योंकि एक बच्चे तो बताओ यार, 100 बच्चे से भी ज्यादा बच्चा बैठा है, इसको डाटे को यहाँ पुट करना है। कितना बेटे? हाँ, नॉन मेडिकल के बच्चे जवाब देने में कामयाब रहे, मेडिकल के सॉरी। तो बाकियों के देखो, अब इसको मैं टीचर करके भी दिखाएगा। मास की वैल्यू रखी 0.5, ये फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम टेकन इज इक्वल टू 1/50। ये ध्यान से देखो, जो डिवाइड को डिवाइड आ जाए ना 2 बार, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है। तो 0.5 इंटू 10 इंटू 50, ये कितना आ गया? आगे देखो, 5 इंटू 50, 250 न्यूटन। देख लो बेटे, ये कैलकुलेशंस, कम से कम 60 बच्चे बैठे हैं मेडिकल में, एक भी बच्चे ने मेरे को ये कैलकुलेशन नहीं करके दिखाई, एक ने भी। फिर पेपर में तंग हो गए, मेरे को ना कहना। कैलकुलेशन तो आपने करनी है भाई, डिवाइड बाय डिवाइड हो तो ये सबसे ऊपर चला जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। मेरे को चाहिए मेडिकल में से एक बच्चा, इसका नाम है गरिमा। गरिमा मेडिकल में से, माइक पे आओ, पढ़ो बच्चे, सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, बाकी बच्चे भी पढ़े। A single ball drops vertically onto the floor with a speed of 5 meters per second and rebounds with a speed of 10 meters per second. What is the impulse acting on the ball in 9 and minus s? बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे। इंग्लिश का फ्लो तो आपका अच्छा है भाई, ये तो मानना पड़ेगा आपका, इंग्लिश के टीचर जबरदस्त है आपके कोई। तो कह रहे हैं a 1 kg ball drops vertically onto the floor with a speed of 25 meter per second and rebounds with a speed of 10 meter per second. What is the impulse? ध्यान से सुनो, क्वेश्चन का मीनिंग समझा रहे हैं टीचर। एक बॉल है, वो नीचे को गिर रही है, जैसे ही वो जमीन से टकराती है तो देखते हैं कि उसकी यहाँ पर जो वेलोसिटी है टकराते वक्त, वो है इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड। फिर ये बॉल वापिस रिबाउंड होगी, यहां से टप्पा खा के वापिस ऊपर जाएगी बेटे। जब ये बॉल वापिस ऊपर जाने लगी तब यहाँ पर वेलोसिटी नोट करी और वो फाइनल वेलोसिटी निकली बेटे 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड। अब वो बॉल कहता है कि इस बॉल का जो मास है वो है 1 kg। Got it? अब वो बोलता है इस बॉल के ऊपर जितना भी इम्पल्स लगा, इम्पल्स, उसकी वैल्यू बताओ। इम्पल्स है कोई बच्चा जो मेरे को आइडिया दे सके कैसे करोगे? एनी स्टूडेंट जो मेरे को आइडिया दे सके और जिनको लगता है वो कर सकते हैं, करके देखो। शाबाश। कैसे करोगे? शाबाश। कैसे करोगे? समझदार बच्चा बोलेगा ऐसे, देखो देखो। समझदार बच्चा बोलेगा सर देखो, आपको पता है इम्पल्स का फार्मूला तो आप तभी कर पाओगे जब फोर्स इनटू टाइम ऑफ इम्पैक्ट पता लगेगा। मैंने कहा बेटे हाँ बिल्कुल, लेकिन फोर्स तो यहाँ पर दिया ही नहीं हुआ कुछ भी। बच्चा बोलेगा सर नहीं, आप ध्यान से देखो, फोर्स दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ भाई? और टाइम ऑफ इम्पैक्ट तो बिल्कुल नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ, फिर क्या करोगे? हाँ सर, टाइम नहीं दिया हुआ, कितनी देर ये बॉल जमीन के साथ टच में रही, टाइम ऑफ इम्पैक्ट दिया नहीं, इसलिए आपका ये फार्मूला नहीं चलेगा न्यूमेरिकल के लिए। इसका मतलब बच्चा कहेगा सर आपको याद है आपने एक लर्निंग पॉइंट और कराया था, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, जिसको आपने बोला था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। आपने हमें समझाया था अभी अभी थ्योरी में। मैंने कहा बिल्कुल बेटे। फिर आप कहोगे सर आपको याद है मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इनटू फाइनल वेलोसिटी और माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। बिल्कुल सही भाई, ये भी याद है क्योंकि लीनियर मोमेंटम। सर मास इसमें से कॉमन ले लो, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर दो। कर दिया। सर मास तो आप पुट कर ही सकते हो 1 kg, और फाइनल वेलोसिटी को 10 करो, इनिशियल वेलोसिटी को 25 करो, बीच में डिफरेंस करो और आंसर बताने की कोशिश करो। जब मैंने इसको ऐसे करा बच्चे, तो जानते हो इसका आंसर आएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर देखो इनका डिफरेंस आएगा 15, तो आपका 15 आंसर होना चाहिए। तो मैं कहूंगा बेटे वेट वेट वेट, 15 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं। आप ये देखो, इनिशियल वेलोसिटी जा रही है नीचे को और फाइनल वेलोसिटी जा रही है ऊपर को, और दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए टीचर ने यहां पर जगह छोड़ रखी है कि अगर नीचे वाली को प्लस लेना है तो ऊपर वाली को माइनस ले लो, या फिर अगर ऊपर वाली को प्लस में लेना तो नीचे वाली को माइनस में लो। एक चीज करनी पड़ेगी। तो एक बच्चा बोलता है सर ऐसे करते हैं, मैं तो फिर बच्चा कहता है सर मैं तो फिर नीचे वाली को ग्राफ पेपर के मुताबिक करूंगा। बच्चा कहता है ग्राफ पेपर में ऊपर वाली को प्लस में लूंगा। मैंने कहा ठीक है, ये लो प्लस में ले ली। सर नीचे वाली को मैं माइनस में लूंगा ग्राफ पेपर के। मैंने कहा ये लो माइनस ले लो। लेकिन फार्मूले वाला माइनस कहाँ चला गया? मैं कहूंगा ये वाला माइनस कहाँ गया है? आप कहोगे सर इसको ब्रैकेट में डाल के यहां कर दो। तो फिर कितना आ गया आंसर? 1 ब्रैकेट में 10 प्लस 25, आंसर बन गया 35 न्यूटन सेकेंड।
कौन सी ऑप्शन, जल्दी करो, बताओ कौन सी ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आ गई सेकंड में, देखो ये लिख दिया, और पहले क्वेश्चन में थर्ड ऑप्शन। जिन बच्चों को ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं, प्लीज रेज योर राइट हैंड। जिनको नहीं समझ आए वो लेफ्ट हैंड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब क्वेश्चन ऐसे करो, तीसरा क्वेश्चन खुद से करके दिखाओ, जल्दी करो, थोड़ा सा टाइम रह गया, जल्दी से जल्दी करके दिखाओ। ये क्वेश्चन है बेटे, इनिशियल वेलोसिटी गिवन, मास गिवन, फाइनल वेलोसिटी गिवन, टाइम कितना है, 2 सेकंड के अंदर अंदर वो रुक जाती है, और फोर्स कितना चाहिए इसको कायम रखने के लिए। नेचुरली जितना फोर्स रोकने के लिए चाहिए उतना ही उसको मोशन कायम रखने के लिए चाहिए। जल्दी से फोर्स निकालो, फोर्स निकालो, फोर्स का फार्मूला। अरे अब मैं चाहता हूं मेडिकल के बच्चे पहले करके दिखाएं इस बार। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जल्दी करो। मेडिकल के बच्चे कह रहे हैं फोर्थ ऑप्शन 8.8। मेरे को चेक करना पड़ेगा। यहां पर मैंने लिखा मास, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यू अपॉन टाइम टेकन, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। मास कितना है 2, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी 4, और टाइम कितना है 2। तो 2 बेटे आ गया, तो ये आ गया हमारा, ये हमारा बन गया -4 न्यूटन। -4 न्यूटन माइनस है, ये रोकने के लिए चाहिए उसको, रोकने के लिए। लेकिन क्वेश्चन पेपर में क्या बोला है, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग। तो जो फोर्स नीडेड टू मूव है एफ डैश, वो रोकने वाले फोर्स का नेगेटिव होएगा। ये स्टॉप वाला फोर्स हमने अभी निकाला, ये वाला स्टॉप वाला, उसका नेगेटिव का क्या हो जाएगा, एफ डैश फोर्स चाहिए होगा 4 न्यूटन। गॉट इट? कौन सा ऑप्शन बना, कौन सा ऑप्शन बना बेटे?